हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हम सब ने अपने देश का गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया। 26 जनवरी हमारे देश का 75th नंबर का यानी कि 75वां गणतंत्र दिवस। आइए उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं क्या खास था और कुछ इतिहास से रिलेटेड यानी हमारा जो संविधान है वो कैसे बना और किस तरीके से एक नियमों की एक जो नियमावली बनी, नियमों की का जो एक संग्रह बना वो किस तरीके से बना, इन सब विषयों के ऊपर बात करेंगे। टेलीग्राम के लिंक पर आपको हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो कंटेंट है वो उपस्थित मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात होगी, हमारे जो 75th नंबर का रिपब्लिक डे है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि विजय पथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो परेड स्टार्ट होती है विजय पथ से स्टार्ट होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 75th नंबर का है, इसको याद रख लेंगे। 10 बजे से जो हमारा विजय चौक से परेड स्टार्ट हो गया है और जो हम सारी एक्टिविटी देखते हैं, जो झांकियां देखते हैं, जो डांस देखते हैं, वो कहाँ पर देखते हैं? तो वो कर्तव्य पथ पर देखते हैं। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। क्लियर? इसके दौरान हम सबको अच्छे से पता है कि झांकियां निकाली जाती हैं। और इस बार के जो हमारे मेन मेहमान थे वो कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस बार के हमारे देश के 75th नंबर के रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि के रूप में थे। क्लियर? अच्छा, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, ये बात हम सबको बहुत अच्छे से पता है। साथ में ही इमैनुअल मैक्रोन के इस बार आने के साथ साथ में ऐसा 6वीं बार हुआ है कि कोई फ्रांस का जो राष्ट्र प्रमुख है वो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बनकर सामने आया। तो इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। 6 टाइम है जो कोई फ्रांस से मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुआ या गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आया है। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति आए तो इसके साथ साथ में सिर्फ वही नहीं आए हैं, उनके साथ साथ में एक बैंड आया। वो जो बैंड की टुकड़ी में 33 सदस्य थे। साथ में ही मार्चिंग दल आया उनके साथ में और मार्चिंग दल में कुल 95 सदस्य थे। इसके अलावा 2 राफेल का भी प्रदर्शन किया गया, यानी जो हवाई जो वायु सेना के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है उसमें भी फ्रांसीसी जो सैनिक थे, वायु सैनिक थे, उनका प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हम जो 75th नंबर का गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मना रहे थे, इसकी थीम क्या थी? तो देखो, इसकी थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी कि डेवलपमेंट इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके जो विचारधारा है उससे प्रभावित है ये थीम। इस बात को जरूर ध्यान रख लेंगे। अब हम बात देखिए, 2024 की जो परेड हमने देखी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, हमने ये देखा कि महिलाओं के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व किया, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। साथ में विशेष अतिथि के रूप में 1500 किसानों को इनवाइट किया गया था उनके जीवन साथी के साथ में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे देश का हर एक तबका गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो या गणतंत्र दिवस का जो उत्सव हो वो मनाए। ओके, देखिए, यहाँ पर झांकियों के बारे में बात करेंगे तो कुल 25 झांकियां निकली थी, जिसमें से 16 झांकियां स्टेट की थी और यूटी की थी और 9 झांकियां विभिन्न हमारे जो मंत्रालय हैं उनसे रिलेटेड थी। साथ में हम सबको ये भी पता है कि जो कर्तव्य पथ है वहां पर विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा द्वारा अपने स्टॉल भी लगाए जाते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो स्टॉल लगाए गए हैं उसमें 1900 साड़ियों का प्रदर्शन किया गया। 1900 साड़ियां हैं, पर्दे हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इसमें हमारे देश की जो साड़ी पहनने की परंपरा है, कढ़ाई है, बुनाई है, उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। और हर कपड़े के साथ में QR कोड भी लगाया गया है, तो इस बात को भी जरूर ध्यान में रख लेंगे। और इसके अलावा हमारे देश का जो रक्षा मंत्रालय है वो स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करेगा इस 26 जनवरी के इस अवसर पर। अच्छा देखो, जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाता है जो गणतंत्र दिवस का स्टार्ट होने के बाद में 29 जनवरी को लास्ट प्रोग्राम होता है गणतंत्र दिवस से रिलेटेड, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता होगी और इसके अलावा वंदे भारत 3.0 नृत्य प्रतियोगिता का प्रदर्शन भी किया गया था। कहां पर? कर्तव्य पथ पर। और इसके तीसरे संस्करण का प्रदर्शन किया गया था। क्लियर? महिला कलाकारों के द्वारा जो गणतंत्र दिवस की परेड निकाली गई थी उसी के दौरान ये प्रदर्शन किया गया था, जिसका नाम है वंदे भारत 3.0 नृत्य प्रतियोगिता। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा वीर गाथा 3.0 का भी प्रदर्शन किया गया जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसके अलावा स्कूली छात्रों में से ही सुपर 100 जो छात्र हैं उनको घोषित किया गया है।
उनकी अचीवमेंट के आधार पर, उनके जो काम है उसके आधार पर। ओके, देखिए भारत पर्व के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। भारत पर्व दिल्ली के लाल किले में आयोजित किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसमें हमारे देश के जो यूटी हैं, स्टेट हैं, या जो भी खासियत है उसका प्रदर्शन किया जाता है, संस्कृति का, नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, फूड कोर्ट लगते हैं। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय ने ये भी कहा है कि पराक्रम दिवस का भी सेलिब्रेशन किया जाएगा। पराक्रम दिवस हम सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हर साल 23 जनवरी को आती है। ओके, देखिए यहाँ पर बात करेंगे बीटिंग रिट्रीट समारोह के बारे में। जो ये 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का ये जो पूरा सिलसिला चलता है, ये 29 जनवरी को समाप्त होता है। ठीक है, 29 जनवरी को हमारे देश की जो भारतीय वायुसेना है, जो हमारी थल सेना है, जो हमारी नेवी है, उसके द्वारा जो भी धुनें बजाई जाती हैं उसका प्रदर्शन किया जाता है और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बार एक नई चीज स्टार्ट की गई है कि बीटिंग रिट्रीट के दौरान जो लोग हैं वो अपनी धुनें सुना सकते हैं, और इसके लिए जो धुनें वो बजाएंगे या गाएंगे उसको जो माई गवर्नमेंट पोर्टल है उस पे अपलोड भी कर सकते हैं। एक तरीके की प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई और इस प्रतियोगिता के दौरान जो जीतेगा उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये थोड़ी सी बातें हो गई हमने जो 75 नंबर का अपना गणतंत्र दिवस मनाया है उसके बारे में। आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं अब हिस्ट्री। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। वैसे हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू भी कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता से संबंधित और जैसे कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उससे रिलेटेड, चुनाव से संबंधित जो प्रक्रियाएं थी उससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स थे उसको लागू भी कर दिया गया था। लेकिन पूरी तरीके से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। अब इसकी कुछ स्टोरीज हैं, उसको समझेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितनी मेहनत करी गई है भारत के संविधान को बनाने के लिए। लगभग 600 देशों के संविधान को खंगाला गया है हमारे देश के संविधान सभा के जो मेंबर थे उनके द्वारा। तो देखो सबसे पहले संविधान का जो उद्देश्य जो उद्देश्य था वो ये था कि किस तरीके से भारत जो बिखरा हुआ एक देश के रूप में है उसको कैसे एकता के सूत्र में बांधा जाए। हम सबको अच्छे से पता है कि स्टेट अलग, लैंग्वेज अलग, संस्कृति अलग, बहुत सारी चीजें अलग थी, कैसे इकट्ठा किया जाए सबको, तो उसमें हमारे संविधान की प्रमुख भूमिका रही है। साथ में आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश का जब संविधान बना तो किसी भी तरीके की कोई वोटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि जनता को, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन पर अटूट विश्वास था और उनको पता था कि ये जो बनाएंगे हमारी भलाई के लिए बनाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में या ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप के अध्यक्ष के रूप में जिन्हें हम जानते हैं। इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। इन्होंने कई देशों के संविधान को पढ़ा और उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, उनके जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो हमारे देश में लागू हो सकते थे, उनके बारे में चर्चा भी करवाई थी। तो यहाँ पर हम संविधान के बारे में बात कर। अच्छा देखो, संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है एक नियमों की एक क्रमिक व्यवस्था हो जिससे किसी भी देश का शासन चले, है ना। यानी अगर हम कहीं फंसे तो उस बुक को खोलें और हमने नियम पढ़ लिया और उसके अकॉर्डिंग हम अपने उस देश का शासन करने लगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 1919 की बात करूंगी मैं यहाँ पर। 1919 में सबसे पहले भारत के दोनों संसद के दोनों सदनों में क्या किया गया था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई थी। और उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम है वो आता है, यानी कि एक संविधान का छोटा सा प्रारूप आता है जिसको अस्वीकार कर दिया जाता है हालांकि। और 1922 में महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि हमारे देश का संविधान होना चाहिए जिसमें हमारे देश की पूर्ण अभिव्यक्ति होनी चाहिए, न कि ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया उपहार होना चाहिए। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए 1928 में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, तो उनके अध्यक्षता में कुछ लोगों को गठित किया जाता है और उस
उस संगठन के अनुसार एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जो हमारे देश में संविधान कैसा होना चाहिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के रूप में जानते हैं। इसके बाद पहली बार 1934 में एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे जिनका नाम है M.N. रॉय। तो M.N. रॉय के द्वारा पहली बार कहा जाता है कि हमारे देश का संविधान तब निर्मित होगा जब संविधान सभा का गठन होगा। अब यहाँ से संविधान सभा के गठन की बात स्टार्ट कर दी जाती है। ब्रिटिश शासन के द्वारा जो 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, उसके तहत आप देखेंगे तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हमें देखने को मिलती है। लेकिन 1936 में जब जो हमारा कांग्रेस था, जब उसका अधिवेशन चलता है, लखनऊ में चलता है, इसके अलावा फैजपुर अधिवेशन होता है, तो उसके दौरान भारत शासन अधिनियम 1935 को पूरी तरीके से अस्वीकार कर लिया जाता। देखिए, अगस्त प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, अगस्त प्रस्ताव क्या था। वायसराय उस समय थे लिनिथगो, ठीक है। तो लिनिथगो के द्वारा ये बोला गया कि हम भारत का संविधान निर्मित करेंगे। 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन जैसे इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, इसकी अवहेलना स्टार्ट होने लगी थी। इस प्रस्ताव में ऐसा क्या कहा गया? इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को एक संविधान तो दिया जाएगा, लेकिन जो संविधान सभा है वो बिना मुस्लिम लीग के समर्थन के, बिना मुस्लिम लीग के बोले किसी भी तरीके का प्रस्ताव पास नहीं कर सकती। अब इसमें क्या था? अब इसमें एक पेच ये था कि मुस्लिम लीग को ज्यादा ऊपर उठाया गया, उसको जो वीटो की पावर एक तरीके से दे दी गई। तो इसीलिए अगस्त प्रस्ताव का पूरी तरीके से कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया। तो ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, 1942 में स्टाफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। वो जो है भारत आते हैं। भारत आने के बाद वो ये कहते हैं कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होते ही भारत में चुनाव कराए जाएंगे और डोमिनियन स्टेट भारत को बना दिया जाएगा। याद रखना, डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा और संविधान का निर्माण कर दिया जाएगा। ये 3 बातें उन्होंने कही। लेकिन डोमिनियन स्टेट के नाम पर मुस्लिम लीग और जो हमारी कांग्रेस थी, उसने दोनों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि हम इस तरीके का कोई भी जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं होने देंगे। ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारी जो संप्रभुता है उसके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर क्रिप्स मिशन क्या होता है? एक तरीके से देखिए, क्रिप्स मिशन यहाँ पर अब क्या होता है कि बिल्कुल पूरी तरीके से असफल हो जाता है और इसकी असफलता के बाद में जो कांग्रेस के नेता थे उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब स्थिति और खराब हो जाती है। अब इसके बाद आता है वेवेल योजना। अब वेवेल योजना क्या है? तो देखो, वेवेल योजना के तहत 3 बातें कही जाती हैं। ये कहा जाता है कि जो भी संविधान सभा बनेगी उसमें हिंदुओं की संख्या जितनी होगी उतने ही मुस्लिमों की संख्या होगी। द्वितीय विश्व युद्ध अगर समाप्त होता है तो उसके तुरंत बाद भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे और जो कांग्रेस के नेता पकड़कर जेल में बंद किए गए हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। अब इससे पूरी तरीके से ये बात समझ में आ जाती है कि भारत के 2 हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़े हुए। अच्छा, यहाँ पर कैबिनेट मिशन के बारे में अगर बात करें तो देखो, कैबिनेट मिशन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली, ठीक है। तो क्लीमेंट एटली के द्वारा 3 सदस्यों की टीम भेजी जाती है जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन बड़ी जद्दोजहद के बाद 24 मार्च 1946 को मना लेती है कि जो अखंड भारत है उसके लिए जो संविधान सभा बनेगी उसमें मुस्लिम लीग शामिल होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था, क्योंकि वो पाकिस्तान के रूप में एक अलग स्टेट चाहता था। अब यहाँ पर कुल जो सीटें थी उनके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो 389 टोटल सीटें थी, जिसमें से 93 जो सीटें थी वो देसी रियासतों की थी और 296 जो सीटें थी वो किसकी थी? तो ये जो 296 सीटें थी वो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे। अब देखिए, यहाँ पर चुनाव होता है। 93 सीटें अगर मैं अलग कर दूं तो 296 सीटें बचती हैं। 296 सीटें में 208 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलती है और इसके बाद जो 73 सीटें हैं वो मुस्लिम लीग को मिलती हैं। क्लियर? और जो 93 सीटें थी वो किसकी थी? तो देसी रियासतों की थी। अब यहाँ पर फिर से क्या होता है? फिर से मुस्लिम लीग नहीं चाहता है कि वो भारत में रहे, वो अलग देश के रूप में शामिल होना चाहता है। तो अब ये तय हो जाता है कि भारत का विभाजन हो जाएगा।
पाकिस्तान एक अलग राज्य के रूप में, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आ जाएगा। तो मुस्लिम लीग अपनी 73 सीटें अगर इसमें निकाल देती हूँ तो 211 सदस्य सिर्फ शामिल हुए थे पहली बार जब संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्योंकि मुस्लिम लीग अड़ा हुआ था इसलिए मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था, तो सिर्फ 211 सदस्य शामिल हुए थे। और पहली बार जब संविधान सभा की बैठक होती है तो उसी दौरान संविधान सभा का जो अध्यक्ष है, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर दी जाती है राजेंद्र प्रसाद की। तो जरूर याद रख लेंगे, पहली बार हमारे जो संविधान सभा था उसका अध्यक्ष कौन बनकर सामने आया था, तो राजेंद्र प्रसाद बनकर सामने आए थे। और 9 दिसंबर 1946 की ये घटना है। संविधान का जो उद्देश्य समिति थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया कब? 13 दिसंबर 1946 को। ओके, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? एक तरीके से प्रस्तावना थी और इसी प्रस्तावना के बेस पे पूरा हमारा जो संविधान है वो बेस्ड है, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या घटना होती है? 3 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनके द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि भारत अब स्वतंत्र होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दिला दी जाती है, यानी दे दी जाती है, भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। अब इस समय मुस्लिम लीग अलग हो गया था। मुस्लिम लीग अलग होने के बाद में भारत के पास में 299 सीटें रह गई थी, जिसमें 70 देसी रियासतें थी जो ब्रिटिश प्रांत में अभी तक शामिल होना नहीं चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अधिक परिश्रम के बाद में ये सारी देशी रियासतें शामिल हो गई थी। सिर्फ 3 रियासतें, जिसमें हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर और जूनागढ़, इन तीनों को छोड़ के सारी देशी रियासतें भारत में शामिल कर दी गई थी। अच्छा, इन समितियों के बारे में बात करेंगे तो देखो, कुल 22 समितियों का गठन किया गया था संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के द्वारा, जिसमें से आप देखेंगे तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और इसके अलावा राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा जो हमारा प्रांतीय संविधान समिति थी सरदार पटेल, और इसके अलावा मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजातियों और सीमांत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल। और इसके अलावा परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार पटेल। इसके बाद बात करते हैं प्रारूप समिति, B.R. अम्बेडकर, जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के सदस्य थे और संचालन समिति के सदस्य नहीं, सॉरी, अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति JB कृपलानी। तो इस बात को जरूर याद रख लेना, इन समितियों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये समितियां कौन कौन सी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इनके बारे में जरूर पूछा जाता है, तो जरूर याद रख लेंगे। देखिए, अब क्या होता है कि जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में प्रारूप समिति, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, 7 सदस्यों में अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर थे। इसके अलावा जो सदस्य थे वो 6 सदस्य थे। वो कौन थे? इनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये है N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और M माधव राव, जो BL मित्र की जगह जिन्होंने ली थी, यानी इनकी उम्र ज्यादा थी, इसकी वजह से इन्होंने ली। और इसके अलावा TT कृष्णामाचारी, जिन्होंने DP खेतान की जगह ली थी। तो जरूर याद रख लेंगे किसकी जगह कौन आया था, 6 सदस्य कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में अपना जो संविधान का एक प्रारूप है वो पेश किया था और इसके पेश होने के बाद में इसमें संशोधन की गुंजाइश थी और 8 महीने के बाद इसको अक्टूबर 1948 में फिर से पेश किया गया था। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। इसके बाद देखो 15 नवंबर 1948 से लगातार संविधान के एक एक खंड पर बहस होती रही, एक एक खंड पर बहस होती रही, बात होती रही। सिर्फ एक ही कहा जाता है कि सिर्फ एक ऐसा फैक्ट था, एक ही ऐसा कारक था जिस पे बहस नहीं हुई, और वो कौन सा था? तो वो था सार्वभौमिक मताधिकार। कौन सा था? सार्वभौमिक
भौमिक मताधिकार जिस पर कोई भी बहस नहीं हुई थी, ये सर्वसम्मति से पास हो गया था। इसके अलावा जितने भी खंड इसमें जोड़े गए थे सब पर चर्चा हुई थी। और इसके बाद मैं बात करूंगी तो 17 अक्टूबर 1949 के बारे में बात करूंगी। 17 अक्टूबर 1949 को फिर से बहस प्रारंभ होती है और इसके अलावा 14 नवंबर 1949 को तीसरे दौर की बहस स्टार्ट होती है, यानी कि पहले दौर की बहस, दूसरे दौर की बहस और तीसरे दौर की बहस स्टार्ट हो जाती है 14 नवंबर 1949 को। और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। इसके कुछ प्रारूपों को लागू कर दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बोला जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। कब बोला जाता है? 26 नवंबर 1949 को। तो जरूर याद रख लेंगे इस दिन को। जब प्रारंभिक हमारा भारतीय संविधान तैयार होता है तो इसमें आप देखेंगे 395 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, 8 अनुसूचियां हमें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि इसमें संशोधन करके इनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ जो प्रावधान थे सिर्फ उनको लागू किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नागरिकता से संबंधित और कुछ चुनाव से संबंधित। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके, क्लियर। अच्छा, हमारी जो संविधान सभा थी इसने तब तक संसद चलाई है जब तक कि भारत का पहला लोकसभा का चुनाव नहीं हो गया है। तो पहला लोकसभा चुनाव होता है 1951 और 52 में। और तब तक हमारी जो संविधान सभा थी इसने भारतीय संसद को संभाल रखा था। इस बात को भी जरूर ध्यान रखें। देखो, 26 जनवरी को ही क्यों हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, इसके पीछे का कारण है। कारण क्या है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि 1947 15 अगस्त को, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले 1930 से लेकर हर साल 26 जनवरी को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि 1929 में जो भारतीय कांग्रेस है उसका क्या होता है, एक जैसे कि उसकी बैठकें होती है उस तरीके से उसकी बैठक करी गई थी। और बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने बोला कि भारत 1930 तक एक डोमिनिक स्टेट के रूप में सामने आ जाएगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हर साल 26 जनवरी को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। क्लियर। और इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था। 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आ जाता है। और ठीक 6 मिनट के बाद यानी कि 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। और पहले जो गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रख लेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, उस समय पहले अतिथि के रूप में सामने आए थे हमारे पहले भारतीय गणतंत्र दिवस के लिए। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। और इसके अलावा इस संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई हैं। 60 देशों के संविधानों को खंगाला गया है। जरूर याद रख लेंगे, 60 देशों के संविधानों को खंगाला गया, 11 बैठकें हुई और 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा है। इसके अलावा हमारे देश का जो राष्ट्रध्वज है उसको कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत स्वीकार कर लिया गया था। हमारा जो मूल संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है, इटैलिक जो शैली है उसमें। और इसका सौंदर्यीकरण किसके द्वारा किया गया है, तो शांति निकेतन के कलाकार थे नंदलाल बोस और बिहुअर राम मनोहर सिन्हा, इनके द्वारा इसका जो सौंदर्यीकरण किया गया, जो सुंदरता दी गई है, इनके द्वारा दी गई है। अच्छा, मूल प्रस्तावना प्रेम बिहारी नारायण राजदारा के द्वारा लिखा गया है और इसका जो सौंदर्यीकरण है वो राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया है। जो मूल संविधान है उसका जो हिंदी संस्करण है वो लिखा गया है बसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा। तो जरूर याद रख लेंगे, हमारे संविधान से रिलेटेड ये जानकारी है। तो आप सबको भारतीय गणतंत्र दिवस की ये जो ये अविस्मरणीय ऐतिहासिक गाथा थी वो सुनकर कैसा लगा,
इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और उस समय जो काम किया गया था हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा वो अपने आप में अविस्मरणीय है, और वो अपने आप में सम्माननीय है और हमें हमेशा याद रखने योग्य है। तो इसलिए हम जानते रहें, हम अपनी जनता को और अपने अपने आने वाली पीढ़ियों को बताते रहें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम गणतंत्र दिवस की स्टोरी को समझें। तो आप सबको भारतीय गणतंत्र दिवस की जो 75वीं वर्षगांठ है उसकी बहुत 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 बधाई। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।